हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था आईएमडी ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यानी विश्व प्रतिभा सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत है 63वें स्थान पर, पहले पर स्विट्जरलैंड है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी हाल ही में बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, जो कि बिहार का पहला है। 15 से 19 सितंबर 2025 तक भारत में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है एम्स दिल्ली। और 2025 के बेस्ट एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है ब्रिट लोअर ने। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है 2 मेडल के साथ। एक गोल्ड आया था, एक आया था ब्रॉन्ज मेडल। और प्रधानमंत्री ने विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र असम में उद्घाटन किया है। ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी पीएम मोदी के द्वारा। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक चुना गया है प्रदीप कुमार प्रजापति को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज जो है वो डेली का डेली भेजा जाता है एमजेटी ऐप पर और टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ रात को 9 बजे मिल जाएगी और एमजेटी ऐप पर इसकी फ्री में क्विज और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस दोनों के नाम से इसे जानते हैं। ये दिवस क्यों मनाते हैं? ओजोन लेयर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ओजोन लेयर क्या है साथियों? जब सूर्य से रोशनी आती है पृथ्वी पर तो सूर्य की रोशनी में घातक अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं। वो परावैंगनिक किरणें अगर डायरेक्टली पृथ्वी पर आ जाएं तो उससे हमारे स्किन को और हमारी पृथ्वी को बहुत सारे प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं। स्किन पर फफोले वगैरह टाइप के पड़ सकते हैं और स्किन कैंसर भी आगे चल करके हो सकता है। लेकिन उन घातक परावैंगनिक किरणों को रोकने का काम करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ होती है? ये पृथ्वी से 22 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के शुरू होती है। वैसे शुरुआत तो इसकी हो जाती है 18 किलोमीटर से लेकर के 18 से 50 के बीच में रहती है, लेकिन 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये एक थिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इसे एक लेयर का नाम दे दिया गया है। मतलब आप समझो कि ओजोन तो लेयर पाई जाती है वायुमंडल में पूरा का पूरा 18 से लेकर 50 तक में, लेकिन 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा मोटी लेयर होती है इसकी। और ये एरिया समताप मंडल के अंतर्गत आता है। जो हम लोगों ने मंडल बांटा हुआ है ना, क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल करके, तो आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, तो उसमें जो समताप मंडल है उसमें ये लेयर पाई जाती है। यही कारण है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं इससे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या तो अपक्रिया कर लेती हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। अगर पृथ्वी पर आने लगे तो हम लोग की त्वचा पर फफोले पड़ने लगेंगे और स्किन कैंसर हो जाएगा। इतनी घातक होती है ओजोन लेयर। तो इसी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट क्यों, खतरा क्या है? खतरा ये है कि जो हम लोग अपने मानव जीवन में बहुत बहुत टाइप की चीज़ों का यूज करते हैं तो उसमें कई कई बार कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो जाकर इस ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन के 3 अणुओं वाला ऑक्सीजन का ही एक रूप है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग सीएफसी निकालते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई कई बार बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सीएफसी का उत्पादन करती हैं, मतलब कि वो अपना कुछ भी बनाती हैं तो उससे सीएफसी निकलता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो जा करके O3 से अपक्रिया कर लेता है और इसकी वजह से O3 जो है वो अपक्रिया के कारण दूसरा चीज़ बन जाता है और वो O3 के रूप में नहीं रह जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा गैप आ जाता है। जो मैंने आपको बताया ना 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी थिक मात्रा में है। अब आप सोचो अगर सीएफसी का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है कहीं पर और वहाँ पर वो अपक्रिया करके अणु O3 के गायब हो जा रहे हैं तो वो स्थान खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो ऐसे में जब वो रिक्त स्थान आ जाएगा तो फिर परावैंगनिक किरणों को जो रोकता था वो डायरेक्टली पृथ्वी पर आएंगे
और डायरेक्टली पृथ्वी पर आएंगे तो बताया मैंने आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए एक समिट हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वहीं पर एक प्रोटोकॉल अपनाया गया जिसके तहत ये कहा गया था, इसमें पूरी जानकारी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके तहत ये कहा गया था कि सन 2000 तक, देखो 1987 की बात हो रही है, इसमें ये कहा गया कि सन 2000 तक जितने भी विकसित देश होंगे वो सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगाएंगे, सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगाएंगे, ठीक है, रोक लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये और जब अगर मान लो अच्छे लेवल का एग्जाम है तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वरना आपको ओजोन लेयर दिवस भी याद रखना है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए, अब कई दिन हो गए हैं रिवीजन किए हुए, तो आज दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से दिवस अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 1 सितंबर को एनसीईआरटी का स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर दिग्विजय दिवस, 13 सितंबर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 15 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। क्लियर, सबकी थीम यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। अगला है, सितंबर 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थलों को जोड़ा। तो यूनेस्को की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को जोड़ने की बात की गई है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट है, यानी कि संभावित सूची है। आगे आने वाले दिनों में से इनमें से चुना जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, इनमें से ही लिया जाएगा भारत की लिस्ट में। वैसे भारत में अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए भारत के कितने विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, तो आप कहोगे 44 को। तो 44 को मिला है, तो 44वां कौन सा है, यानी लेटेस्ट वाला कौन सा है, तो आप बताना। मराठा सैन्य प्रदेश, मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, जिसे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहते हैं, तो वो जो बना है ये 44वां बना हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत का, यानी भारत के अभी तक 44 ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। टेंटेटिव लिस्ट में ये जो 7 जोड़े गए हैं ये कौन कौन से हैं, इसमें डेक्कन ट्रैप्स है, पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में जो कि है, उडुपी कर्नाटक से सेंट मैरीन द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर को, मेघालयन युग की गुफाओं को जो कि ईस्ट खासी हिल्स मेघालय से है, किफिरे नागालैंड से नागा हिल ऑफियोलाइट को, आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में एर्रा मिट्टी डिब्बालू को, और आंध्र प्रदेश की तिरुपति से तिरुमाला हिल्स को, केरल के वर्कला से वर्कला क्लिफ को, इन सबको शामिल किया गया है। तो अब तक टेंटेटिव लिस्ट में 69 प्रविष्टियां भारत की तरफ से हो गई हैं। इसमें 49 सांस्कृतिक हैं, 3 मिक्स्ड हैं और 17 प्राकृतिक धरोहर हैं, ठीक है। अभी तक जो भारत में जो लिस्ट है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसमें आप अगर कैलकुलेट करोगे तो एक मिक्स्ड है, और जो मिक्स्ड है वो कौन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क को मिक्स कैटेगरी में रखा गया है। 7 आपका प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, और 36 आपका सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक है, ठीक है ना। तो टोटल हो जाता है 44। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखना। अगला देखते हैं, यूनेस्को के बारे में तो आप जानते हो बेसिक जानकारी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 को हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस अभियान के तहत 17 सितंबर 2025 को 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। 17 सितंबर को 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। किस अभियान के तहत, तो ये अभियान का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के साथ। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है द हिंदू का, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एंड 8th पोषण माह, 8वां पोषण माह है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सितंबर का महीना जो होता है पूरा का पूरा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, और सितंबर के महीने का शुरुआत का जो सप्ताह होता है 1 से 7 सितंबर वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ठीक
ठीक है, तो ये बात याद रखना, मैं आपको 1 सितंबर को ही बता दिया था। तो 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। ये 16 दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य शिविर के रूप में स्वास्थ्य शिविर के रूप में इसे मनाया गया है, मतलब शुरू किया गया है 2 अक्टूबर को, जो कि समाप्त होगा। तो इसके तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो होगा, ये 1 लाख से अधिक स्वस्थ शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो ये अभियान इस राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शुरू किया गया है। अभियान का नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान ये होने वाला है, ठीक है। पोषण मतलब आप जानते हो न्यूट्रिशन, बच्चे, महिलाएं, औरतें, गर्भवती महिलाएं, माएँ, ये सब पोषक तत्वों का सेवन कर सकें, उनको उन तक पौष्टिक चीज़ें पहुंच सकें, इसके लिए ये अभियान होता है। भारतीय नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस अंद्रोथ को शामिल किया है? आईएनएस अंद्रोथ, इसको बनाया है GRSE कोलकाता ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, इसके द्वारा ये बनाया गया है और इसको अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये कौन सा प्रकार का वेसल है? तो ये स्वदेशी पनडुब्बी रोधी यानी एंटी सबमरीन टाइप का युद्धपोत है। आईएनएस अंद्रोथ नाम है। आईएनएस जब भी लग जाए तो मतलब इंडियन नेवल शिप है। क्या है? इंडियन नेवल शिप। अंद्रोथ जो नाम लिया गया है, ये लक्षद्वीप के एक द्वीप का नाम है। लक्षद्वीप समूह आप जानते हो, वहाँ पर लगभग 200-250 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है अंद्रोथ। तो उसी अंद्रोथ द्वीप के नाम पर इसका नाम रखा गया है आईएनएस अंद्रोथ। तो बनाया किसने? GRSE कोलकाता ने। क्लियर है? अच्छा, ये इसी सीरीज का दूसरा पोत है। इस सीरीज का इससे पहले अभी 8 मई को लॉन्च किया गया था, जो मैंने आपको बताया था ना, पहला स्वदेशी टाइप का, तो वो था आईएनएस अर्नाला। आप अगर 8-9 मई की करंट अफेयर उठा करके देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आईएनएस अर्नाला के बाद अब ये इसी श्रेणी का दूसरा है आईएनएस अंद्रोथ। क्लियर? चलिए अगला, 16 ऐसे बनने हैं। हाल ही में किसने तिरुपति में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो तिरुपति में अभी महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, ये आप देख पाएंगे इमेज में, इनके द्वारा यहाँ पर विकसित भारत लोकसभा स्पीकर, देखिए विमेन विल सेव विजन ऑफ विकसित भारत नाम से इन्होंने शुरू किया है। संसद और विधायी समितियों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है महिला सशक्तिकरण पर। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ये हुआ है, ठीक है, 14 सितंबर को। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की एक विस्तृत योजना के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और उद्यमिता में निवेश बढ़ाने के लिए। तो ये ओम बिरला जी हैं, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा आप जानते हो निम्न तथा आम सदन होता है, अपना लोअर हाउस होता है संसद का, ठीक है। अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो आंध्र प्रदेश से हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अमरावती इसकी राजधानी है, सीएम है चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? TDP, तेलुगु देशम पार्टी, TDP पार्टी से हैं ये। जस्टिस S अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश आपको मैप में देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कोलरू झील है, पुलिकट है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी और डांडरिया ये प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। 26 जिले हैं, 175 विधानसभा में सीटें और 25 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में सीट जाती है यहाँ से। अगला, सितंबर 2025 में किसको मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जस्टिस M सुंदर। जस्टिस M सुंदर देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर बनाया गया है। मणिपुर आप जानते हो भारत के 25 हाई कोर्ट्स में से एक हाई कोर्ट है। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? लास्ट वाला, लेटेस्ट वाला, तो आप बताओगे अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो ये फिलहाल मणिपुर हाई कोर्ट के 10वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 15 सितंबर को इनको नियुक्ति हुई और वहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी जो हैं इनको शपथ दिलाए हैं। आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड के जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया था, ला गणेशन का। तो नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला जी संभाल रहे हैं। तो ये वर्तमान में नागालैंड भी देख रहे हैं और मणिपुर भी देख रहे हैं। तो राज्यपाल, नियम के अनुसार राज्यपाल ही शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। तो राज्यपाल ये शपथ दिलाए हैं इनको, ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में। तो जस्टिस कंपैया सोमशेखर के रिटायरमेंट के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया?
तो 5वां राजभाषा सम्मेलन, इसका उद्घाटन अभी गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी होती है, तो वहीं पर 5वां राजभाषा सम्मेलन हुआ। राजभाषा के बारे में मैंने अभी आपको 14 सितंबर की वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय भाषा अपने कोई नहीं है, राजभाषा है। भारत में राजभाषा का प्रावधान है भारतीय संविधान में, और वो अनुच्छेद 343 से शुरू होती है। ठीक है ना, याद रखना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और वो भी देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक है, लिपि भी पूछी जा सकती है। देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का प्रावधान दिया गया। कब दिया गया था? तो 14 सितंबर को ही दिया गया था, 1949 में, 1949 में। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल गृह मंत्री ने 2 प्रमुख सरकारी पहलों की भी शुरुआत की इसी दिन, सारथी प्लेटफॉर्म और हिंदी शब्द सिंधुकोश नाम से 2 इन्होंने शुरुआत किया है। अगला, किस राज्य में नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता दी गई है? तो ये योजना किस राज्य की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये योजना है गुजरात राज्य सरकार की। नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, ये खास करके जो कक्षा 9 से लेकर के 10 और 11 से लेकर 12वीं तक की पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, उनके लिए ये योजना है। तो इसमें 9 से 12 वाले छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए नमो लक्ष्मी योजना, और 11-12 की छात्राओं के लिए नमो सरस्वती योजना है। नमो लक्ष्मी योजना के तहत 10.49 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई, और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक छात्राओं को 161 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मार्च 2024 में शुरू की गई थी। छात्राओं को ये वित्तीय सहायता दी जाती है, स्कॉलरशिप के रूप में आप कह सकते हो। तो ये प्रत्येक छात्रा को 4 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं इसके तहत, और ऐसे ही विज्ञान विषय में पढ़ने वाले छात्रों को 2 वर्ष में 25,000 प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कक्षा 10 में कम से कम 50% अंक और मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एडमिशन आवश्यक होता है, तभी मिलता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे राज्यों में टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर धनराशि दी जाती है। गुजरात के बारे में अगर बात करें तो गुजरात आप देखोगे मैप में तो यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा गुजरात। गुजरात का कोस्टल बॉर्डर भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबा है। ठीक है, गांधीनगर राजधानी होती है। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत से याद रखना, इन्हीं को अभी महाराष्ट्र का भी चार्ज मिला है। कहाँ का? महाराष्ट्र का चार्ज मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो थे सीपी राधाकृष्णन, वो बन गए हैं अब माननीय उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अब उनका महाराष्ट्र का भी एक्स्ट्रा चार्ज इन्हीं को दे दिया गया है। हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर, थोल झील, ये यहाँ पर झीलें हैं। गिर नेशनल पार्क सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है। यहीं पर एशियाई शेर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, एशियाई शेर के लिए ये फेमस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर यहीं पर है। वंशधार नेशनल पार्क है, नल सरोवर है, कृष्ण मृग है, गरबा डांडिया रासलीला आप जानते ही हो। 33 जिले हैं, 182 विधानसभा में सीटें हैं, 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसको उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उप चुनाव आयुक्त, ध्यान रखना, ये डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। तो वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन हैं? पवन कुमार शर्मा, इन्हें नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जो हैं, ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। और वहीं सुखबीर सिंह संधू जो हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पवन कुमार शर्मा को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अनुच्छेद 324 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो 3 सदस्यीय एक आयोग होगा। 3 सदस्य में कौन कौन होंगे? एक तो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनकी सहायता के लिए चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, और 2 चुनाव आयुक्त में एक विवेक जोशी हैं और एक सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, अनुच्छेद 324 की बात है ये, अनुच्छेद 324। ठीक है, 315 से 323 यूपीएससी के बारे में है, उसके बाद 324 से आपका चुनाव आयोग शुरू हो जाता है। तो ये है। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ भारत के किस संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? वी ललिता लक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, और ये यहाँ नियुक्त किए गए हैं। बाकी और भी नियुक्ति हुई है।
चलिए अगला, ये प्रमुख और नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, रिवीजन करिए। प्रोफेसर संदीप कुमार प्रजापति, ये AIIA यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक। श्रीनिवास इंजेटी, NSE के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष। सेबेस्टियन लोकार्नो, फ्रांस के प्रधानमंत्री। भूपेंद्र गुप्ता, NHPC लिमिटेड के CMD। चंद्रशेखर, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। डेविड लैमी, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री। पीयूष गोयल, खनन मंत्रालय के सचिव। रजित पुन्हानी, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के CEO। अजय सिंह, मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। अगला, हाल ही में रबी अभियान सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? रबी अभियान सम्मेलन तो ये हुआ नई दिल्ली में। रबी अभियान रबी की फसल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। नई दिल्ली में यह हुआ है, 15 से 16 सितंबर तक आयोजन हुआ और विकसित कृषि संकल्प अभियान स्टेज 2 या कहें चरण 2 का ये हिस्सा बताया जा रहा है। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, अलसी ये सभी रबी की फसलें होती हैं। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि वीडियो में बहुत सारे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी पोर्शन कवर करा दिए जाते हैं, जिनको आपको ध्यान से देखना होगा और अगर आप रेगुलरिटी बना करके रखोगे तो ये सब क्वेश्चंस आप आसानी से भी कर पाओगे, मतलब आसपास के भी क्वेश्चन को आप कवर कर पाओगे। कोशिश रहती है 20 से 25 मिनट के अंदर केवल करंट अफेयर देने की और स्टैटिक जीके देने की। यहाँ पर इतिहास, भूगोल, साइंस नहीं बढ़ाया जाएगा इसमें करंट अफेयर में, तो इसलिए आप केवल स्टैटिक और ये कम से कम समय में कवर कर सकते हो। इसको आप याद कर लेना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। जब भी 3-4 महीना 6 महीना बढ़ा करके आप काटने वाला डेट बता दिया करना, ठीक है। उसके बाद फिर कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी की फसल में, ये पूछी जाती हैं। रबी, खरीफ, जायद, ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं इंडिया में, आप जानते हो। अगस्त 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो ICC आप जानते हो हर महीने के लिए एक महिला खिलाड़ी को, एक पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। तो ऐसे में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इस बार मिला है किसे? आर्ला प्रेंडगास्ट को। आर्ला प्रेंडगास्ट को मिला हुआ है अगस्त 2025 के लिए। और पुरुषों के लिए किसे मिला है? पुरुषों के लिए मिला है मोहम्मद सिराज भाई साहब को। तो ये पुरुष के लिए और ये महिलाओं के लिए पाए हुए हैं, ठीक है। आयरलैंड की हैं आर्ला प्रेंडरगास्ट और मोहम्मद सिराज अपने भारत के हैं, तो दोनों को मिला हुआ है। जनवरी 2021 से ICC से दिया जाना शुरू किया है। सबसे पहला वाला मिला था ऋषभ पंत को, जनवरी 2021 वाला। खैर ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। कब मिलेगी? रात को 9 बजे शार्प 9 PM पर। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा MGT ऐप आप डाउनलोड करके रखिए, वहाँ पर इसकी आप क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया की पहली महिला त्रिसेवर नौकायन परिक्रमा अभियान में भारत की तीनों सेनाओं से कुल कितनी महिला अधिकारी जा रही हैं? तो 10 जा रही हैं। अल्बानिया की मुद्रा लेक होती है। आज आपको क्या बताना है कि ISSF विश्व कप 2025 में एकमात्र गोल्ड मेडल जो आया भारत को, वो किसने जीता? M विश्वेश्वरैया को किस वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसके बारे में जो भी पता हो आप डिटेल से जरूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।